Hello and welcome to SN GATE Academy. So students, hardly 4 months are left for your GATE examinations. GATE 2024 के फॉर्म्स जो है वो फिलअप किए जा रहे हैं. अगर आपने अब तक नहीं भरा है, I would ask you to just go to the website of GATE 24 and just fill the online application form. Because बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में GATE 24 के थ्रू आने वाली है. Now in this particular video we'll be discussing बहुत से स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन थी, क्वेरीज थी कि सर लास्ट 4 मंथ्स में हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए टू गेट इफ आई वांट टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 और अंडर 100. तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोज हु हैव स्टार्टेड ईदर नॉट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन येट, या फिर उन्होंने अगर स्टार्ट कर भी दी है तो बहुत ही हैपहज़ार्ड मैनर में उनकी प्रिपरेशन है कि कहाँ से रिकलेक्ट करें, कहाँ से रीस्टार्ट करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजीज, किस तरह की स्ट्रेटेजीज आपकी रहनी चाहिए इन द लास्ट 4 मंथ. एंड जस्ट बिलीव मी स्टूडेंट, दिस 4 मंथ्स आर वेरी वेरी क्रूशियल 4 मंथ्स. क्योंकि अगर आप, हो सकता है आप 2 साल 3 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अगर आप ये लास्ट के 4 मंथ सही तरीके से आपने अपने यूज नहीं किया, सो आई एम श्योर कि जो आपकी 3 साल की प्रिपरेशन है वो सब वेस्टेज है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने अब तक प्रिपरेशन सही तरीके से स्टार्ट नहीं भी की है, बट अगर आप इन 4 मंथ्स को प्रॉपरली सही वे में सही प्लान के साथ यूज करते हैं, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर इस गेट एग्जाम में, गेट 2024 में ला सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 स्ट्रेटेजीज. देन आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस ऑन. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे और कौन कौन से एरियाज में आपको फोकस करना चाहिए ज्यादा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कंप्लीट स्टडी प्लान A to Z, किस तरह का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा. एंड आई विल बी टेलिंग यू द सोर्सेज जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं. सो विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद द ब्यूटीफुल कोट. बहुत फेमस कोट है, लाइफ इज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समटाइम्स द चॉइसेस कंफ्यूज यू बट नॉट द क्वेश्चंस. एंड ज्यादातर यही होता है कि हमको चॉइसेस कंफ्यूज करती है, हमको क्वेश्चंस कंफ्यूज नहीं करता है. The reason I am telling you this particular thing at the beginning of this particular session is कि अभी आपका जो टारगेट है that should be GATE 2024. अभी आपके पास चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, आपका ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि यार GATE 2024 की मैं तैयारी तो कर लेता हूँ, एग्जाम भी मैं दे दूंगा, बट नहीं हुआ तो मैं GATE 2025 करूंगा. अगर आप इस एटीट्यूड के साथ, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए, आप GATE 24 तो आप नहीं कर पाएंगे. आई सीरियसली डाउट कि GATE 25 भी आप कर पाएंगे जब तक आप इस एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये जो एटीट्यूड होता है ये प्रोक्रास्टिनेशन का एटीट्यूड होता है. एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने अब तक सही तरीके से प्रिपरेशन शुरू नहीं किए, तो वो कहीं ना कहीं हैबिट हमारे अंदर रहती है प्रोक्रास्टिनेशन की, कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं. अभी क्योंकि गेट एग्जामिनेशन का फॉर्म हमने भरा है, हमारा पैसा लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि यार हाँ ठीक है अभी पैसा लगा हुआ है, तो अभी हम थोड़े से जोश में हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप यूज़ करिए और उसमें उसके थ्रू आगे बढ़िए. द थिंग आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर इज कि आपका जो टारगेट है दैट शुड बी ओनली एंड ओनली GATE 24. उसके बाद का भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए. जो भी हो, मान लो कि बात नहीं आता रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद की चीज हम उसके बाद सोचेंगे. लेकिन अगर आप उस चीज को सोच के चलेंगे क्या ठीक है 24 में दे देता हूं, लेकिन नहीं हुआ तो मैं 25 दूंगा, देन बिलीव मी वो एटीट्यूड आपका प्रिपरेशन करने नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि इस चीज के लिए अभी आप 24 के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपना 100% आपको GATE 24 में देना पड़ेगा. अगर आप उसको 50% या फिर 60% देते हैं, तो आप मान के चलिए यू विल गेट 0 सक्सेस, है ना. 50% एफर्ट्स डज नॉट यील्ड 50% सक्सेस. 50% एफर्ट यील्ड्स 0 सक्सेस. ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज नहीं रहती कि 100 में 100 तो 50 में 50, नहीं. अगर आप आधे मन से कर रहे हैं, यू विल गेट 0 सक्सेस. ओके, सो दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग. आपकी चॉइस सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, सेकंड चॉइस आपके पास नहीं होनी चाहिए. एंड दैट टू इज GATE 2024. इफ दिस इज क्लियर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. राइट, अब हम कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट्स की मैं आपको वेटेजेस भी बताऊंगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जैसे मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप जानते होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना पड़ता है. जो थ्रू आउट आप 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को हमको विद इन आप मान के चलिए 4 मंथ्स में करना है. एंड ऑब्वियसली इससे ये चीज तो समझ में आ रही होगी, जब बहुत ज्यादा हमारे पास काम रहता है और टाइम बहुत कम रहता है, तो एक प्लानिंग, सॉलिड प्लानिंग आपकी होनी जरूरी है. और वही सॉलिड प्लानिंग की अभी हम बात करेंगे. क्या ये पॉसिबल है इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में करना? डेफिनेटली है, बट विद प्रॉपर प्लान. क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि एकदम जीरो होंगे आप हर सब्जेक्ट में. थोड़ा थोड़ा आपने किया होगा सारी चीजें, बस उसको आपको सही तरीके से रिकलेक्ट करने की जरूरत है और एक सही प्रिपरेशन, अपना डायरेक्शन देने की जरूरत है. ओके, ये सारे वेटेजेस है. मैं आपको सीधा सीधा पाई चार्ट इसका दिखाता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स पे. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजीनियरिंग मैथ्स का. ऑलमोस्ट 13%
13.5 ऑलमोस्ट 13.5 टू 13 टू 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल आपको इंजीनियरिंग मैथ्स से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एप्टीट्यूड भी रहता है आपका 15%, मतलब ये दोनों को अगर आप मिला दें, है ना, देखो मैं आपको सीधा सीधा ये गणित बता रहा हूँ कि 15 प्लस 14 ऑलमोस्ट 29 मार्क्स, और गेट का जो कट ऑफ रहता है दैट इज 33 टू 34 मार्क्स। तो अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट को भी सही तरीके से करते, थोड़ा बहुत भी और कर ले, तो एटलीस्ट आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। बट कट ऑफ निकालना कभी भी हमारा मोटिव नहीं रहना चाहिए। कट ऑफ ठीक है निकल, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 33 मार्क्स लाना। मैं आपको उसका मैट्रिक्स बता दिया कि ये दो सब्जेक्ट्स और थोड़े बहुत जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आप कर ले तो आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। बट कट ऑफ हमारा मोटिव नहीं रहना चाहिए, हमारा मोटिव उससे ऊपर रहना चाहिए, राइट, ठीक है। ये बस आपको इंपॉर्टेंट समझाने का जरिया था कि इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड कितना ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। यूजुअली हम टेक्निकल साइड के जो लोग रहते हैं इसको इग्नोर करते हैं। देन उसके बाद देन कम्स द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका 3.2% वेटेज रहता है, ऑलमोस्ट 3 to 4% का वेटेज रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 8 to 9% वेटेज, मशीन डिजाइन का भी ऑलमोस्ट 3 to 4%, 4.65%, 4 to 5% वेटेज। थ्योरी ऑफ मशीन्स का 7 to 8% वेटेज। देन फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग मशीनरी का 7 to 8% वेटेज। देन थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन, एंड व्हेन आई से एप्लीकेशन आई मीन द आईसी इंजन पार्ट, देन रेफ्रिजरेशन पार्ट एंड देन पावर प्लांट पार्ट, है ना। ये तीनों पार्ट इसमें एप्लीकेशन पार्ट में इंक्लूड रहते हैं। जब आप आईएएस के लिए जाते हैं तो आपको ये तीनों पार्ट अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा वेटेज एप्लीकेशंस के नहीं रहते हैं। आईसी इंजन का एक चैप्टर रहता है, पावर प्लांट का एक चैप्टर रहता है, ऐसे आरएसी का 2 चैप्टर रहते हैं, तो इसलिए इनको इंक्लूड करके बताया जा रहा है। तो 10 to 11 मार्क्स आपको इसमें इसका वेटेज मिलता है। देन कम्स हीट ट्रांसफर 4 to 5% ऑफ मार्क्स। देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 15 to 16% ऑफ मार्क्स आपके मैन्युफैक्चरिंग से आता है, ठीक है। देन कम्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट 6 to 7% ऑफ मार्क्स। एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया 15 मार्क्स, राइट। तो ये आपका वेटेज है। ये मैं वेटेज अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन से हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। नाउ डज दिस मीन कि जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है उसी से मैं स्टार्ट करूं? नॉट नेसेसरली, है ना। ये वेटेज हमको समझ में आ गया, बट दोनों चीज है। एक तो आप वेटेज देख लीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जहां से आपको स्टार्ट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका इंटरेस्ट भी देखिए उसमें। ऐसा नहीं कि वेटेज किसी का बहुत ज्यादा है तो हम उससे स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमको हमारा उस सब्जेक्ट में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। बिकॉज इनिशियल जो टाइम रहता है वो पुशअप का टाइम रहता है, वो आपके मोटिवेशन का टाइम रहता है। अगर आप इनिशियली ही डीमोटिवेट हो गए तो आपकी प्रिपरेशन आगे चल के भारी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, थर्मो में आपका इंटरेस्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज भी ठीक ठाक है, वेटेज भी अच्छा है, प्लस साथ ही साथ जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा किस तरीके से आपको बताना है। एक सिंपल स्टडी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस स्टडी प्लान को डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टडी प्लान पे अब हम आ जाते हैं। तो स्टडी प्लान के लिए बच्चों में हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इन दिस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस स्टडी प्लान, आप डिफरेंट ग्रुप्स तैयार करिए और उन ग्रुप को आप कुछ डेज अलॉट करिए। रादर देन अलॉटिंग डेज फॉर द सब्जेक्ट्स, यू मस्ट अलॉट डेज फॉर द कंप्लीट ग्रुप। उस ग्रुप के लिए आप डेज अलॉट करिए। उसके पीछे का मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और आपको ग्रुप कैसे बनाना है वो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ग्रुप हमको किस तरह से बनाना है, हमने 2 सब्जेक्ट हर ग्रुप में रखा, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, और एंड दिस इज एंटायरली योर चॉइस। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसके बेसिस पे आपको बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले करने हैं, किसकी आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, किसकी नहीं हुई है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया। इस आइडिया के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो ग्रुप ए में हमने 2 सब्जेक्ट रखा, एक तो हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये 2 सब्जेक्ट किस तरीके से रखा, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज्यादा है जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज ज्यादा है एंड विच रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रिपेयर, और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज भी कम है और जिसमें टाइम भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आपको कम टाइम लगेगा, है ना। इसके पीछे का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। तो देखो, ग्रुप ए में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रखा, ये ज्यादा वेटेज का है, ये कम वेटेज का है। ग्रुप बी में थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उसका आरएसी पार्ट, देन आईसी इंजन पार्ट और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, है ना। ये 3 मिला के आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हुआ। ग्रुप बी में हमने इसको रखा, थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। देन ग्रुप सी में प्रोडक्शन एंड आईएमओआर, आईएम का वेटेज कम है, प्रोडक्शन का ज्यादा है। ग्रुप डी में थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इसका वेटेज ज्यादा है, इसका कम होता है। देन ग्रुप ई में फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट ट्रांसफर। एंड ग्रुप एफ में इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, ये तो दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है।
राइट। एंड डेज आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, डेज में भी आपको बताऊंगा, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझिए कि लेट सपोज आप फर्स्ट 15 डेज आप लेट सपोज ग्रुप ए को अलॉट कर रहे हैं और आपने लेट सपोज 7 डेज दोनों सब्जेक्ट को अलॉट किया, अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 7 डेज अलॉट किया। बट जब आप स्टार्ट करने जाते हैं बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें आती है कि जितने टाइम हम प्लान करते हैं उससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है, आपने ये चीज देखी होगी। तो आप लेट सपोज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट किया और आपका 7 के बदले आपके 10 डेज लग गए, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 दिन आपके लग गए। अब आप क्या करेंगे उस ग्रुप के लिए, क्योंकि आपने टाइम अलॉट करके रखा है, तो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको विद इन 5 डेज आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, तो कम वेटेज है इसलिए उसको कम टाइम में आप करिए, ठीक है। जिसका ज्यादा वेटेज है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इस तरीके से ताकि कोई सब्जेक्ट छूटे ना। अदरवाइज होता क्या है, आप शुरू में लेट सपोज आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से उठा के पकड़ लिया और उसमें आप पढ़ते गए आपका 10 दिन 15 दिन उसी में लग गया, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम जहां पर हमको टाइम अलॉट करना है वहां हम नहीं कर पाते। तो दिस शुड बी द प्लानिंग कि एक जो सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज्यादा है उसमें आप ज्यादा टाइम अलॉट करिए, और जिसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है उसमें आप कम भी टाइम अलॉट करते हैं तो वो चल जाएगा। आप बोलेंगे सर कम टाइम कैसे अलॉट करेंगे, करना तो पूरा ही पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, राइट। अब हमने क्या किया, इन सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आज से लेट सपोज 15 सितंबर से, आप उसको चाहे तो 2-3 दिन बाद से कर सकते हैं, 20 सितंबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सबको कुछ ना कुछ डेज हमने अलॉट किया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ए, ग्रुप 1 जो हमने देखा उसमें 2 सब्जेक्ट थे, इसमें इसको हमने दे दिया टोटल 15 डेज, 15 सितंबर टू 30 सितंबर। हालांकि 15 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 16 डेज होगा, आप 16 से स्टार्ट करेंगे तो 15 डेज आपको सीधा सीधा मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रुप कौन से ग्रुप का करना है, आपको ग्रुप ए के, एंड देन उसके बाद टेस्ट भी आपको देनी है ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स की, साथ साथ में जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाते हैं उसके आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए, ठीक है। उस चीज पे भी हम आएंगे, रिवीजन और टेस्ट पे। देन उसके बाद ग्रुप बी में हमने दिया 17 डेज, ठीक है, ग्रुप बी में के लिए 17 डेज हमने अलॉट किया, तो यहाँ पर आपको ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स, देन रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप ए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ साथ में जो प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपने किया है उसको आपको रिवाइज करना है, रिवीजन भी आप उसका साथ साथ में करते जाइए, एंड देन उसकी टेस्ट भी आप देते जाइए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए 2-2 दिन जो आपको ज्यादा दिख रहा है ना हर ग्रुप में, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको प्रीवियस जो सब्जेक्ट है उसके भी रिवीजन आपको करने पड़ेंगे, तो वो उस हिसाब से प्लान करिए कि आप ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट्स कर ही रहे हैं प्लस ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स के रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, देन ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स एंड देन रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप बी, ठीक है। टेस्ट किसके किसके देंगे, ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स की, ग्रुप बी के सब्जेक्ट, ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स की। देन उसके बाद ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स, रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप सी, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जांपल है, आप सी के भी ले सकते हैं, बी के भी ले सकते हैं, आपके जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद टेस्ट एंड देन ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ। तो ये इस तरीके से बच्चों आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आई होप दिस क्लियर, ठीक है। एक सब्जेक्ट हमने लिया जिसका वेटेज ज्यादा है, दूसरा सब्जेक्ट जिसका वेटेज कम है, ये इस तरीके से हमने उनके लिया, राइट। नाउ अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरह से इस चीज को हमको करना चाहिए। तो ये देखो 3 चीजें इसमें बहुत जरूरी है आपकी। सबसे पहली चीज है आपकी कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, देन रिवीजन होनी चाहिए एंड देन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला आपको बनाना है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, साथ साथ में उसके रिवीजन। मैंने आपको बताया कि रिवीजन भी जो करना है वो आपको साथ साथ में करना है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट कर लिए। ज्यादातर हम यही करते हैं कि हमने अभी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, 2-3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया, देन हम सोचते हैं कि जनवरी के मंथ में हम एक साथ रिवीजन करेंगे, बट वो नहीं होता है ना, बिलीव मी। और हम जब स्टार्ट करते हैं उस रिवीजन को, तो हम ये पूरी चीज पहले की जितनी हम पढ़ी हुई है सारी चीज भूल जाते हैं। जब तक आप रिपीटेडली उस चीज को नहीं पढ़ते हैं, आपको वो चीज लंबे समय तक रिटेन नहीं होती है ना। तो इसलिए फिर उसके बाद खुद को दोष देने से मतलब नहीं कि यार मैं सब कर लिया था, मैं सब भूल गया हूँ, मेरा दिमाग कमजोर है, मेरी किस्मत खराब है ना। सबके साथ यही होता है, इवन जो टॉपर भी रहते हैं उनके साथ भी यही होता है। अगर वो रिपीटेडली उस चीज को नहीं करेंगे देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉरगेट दैट। तो इसलिए मैंने जो आपको प्लान बताया ना कि आप जो नया सब्जेक्ट है वो भी करिए और प्लस पुराने सब्जेक्ट्स का साथ साथ में रिवीजन करिए। कैसे करेंगे, क्या करिए, उस चीज पे भी हम आ रहे हैं, ठीक है। रिवीजन एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब इसको किस तरह से प्लान करना है इस चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है। लेट सपोज आप डेली का मैं मान के चल रहा हूँ 8 to 9 आवर्स आप डेडिकेट कर सकते हैं। 8 to 9 आवर्स अगर आप डेडिकेट कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है, हो सकता है धीरे से आपको बढ़ाना पड़े। और 8 to 9 आवर्स में ऐसा बोल रहा हूं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी आज कोई प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं की, कल से 8 to 9 आवर्स देना चालू, नहीं।
आप उसको स्टार्ट करिए 3 to 4 आवर्स से, 3-4 आवर्स से करिए, धीरे से उसको 6 to 7 आवर्स लेके जाइए, देन धीरे से उसको 8 to 9 आवर्स, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। एक साथ अगर आप करेंगे तो आपको वो चीज़ आपकी वहीं छूट जाती है वापस, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर आपको टिकना है तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए, राइट, ठीक है। तो 8 to 9 आवर्स में आपको करना क्या है, आपको प्लान क्या होना चाहिए, डेली आपने लेट सपोज 15 डेज आपने अलॉट किया, उसमें से 10 डेज आपने दे दिया, या लेट सपोज 7 डेज आपने दे दिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए, ठीक है, और 7 डेज आपने दिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। हालांकि बाद में आपका ये आगे पीछे होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो होता ही है, मतलब आप जितना सोचते हैं उससे कम ही आपका होता है, उससे ज्यादा आप अचीव नहीं कर पाते, राइट। तो कम ही अचीव होगा, तो इसलिए हमने उसको बफर टाइम इसलिए दिया है ताकि उस सब्जेक्ट में आप सेट कर सके, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन में आपको 1 या 2 टॉपिक ही करना है, बहुत ज्यादा टॉपिक आपको नहीं करना है, 1-2 टॉपिक करना है। उसका आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर से ही करिए। अभी ये टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ऑफलाइन क्लासेस या फिर लाइव लेक्चर्स पे जाए। लाइव लेक्चर्स पे भी अगर आप जाते हैं तो उनका जो पेस रहेगी वो बहुत स्लो रहेगी, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अगर आपने किसी के परचेज करके रखे हैं तो उसको कर दीजिए, अदरवाइज हो सके तो किसी का परचेज कर दीजिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, और उसी से आपको अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना है। इवन अगर आप किसी ऑफलाइन क्लासेस को भी अगर आप ज्वाइन किए है ना, अगर इसी साल आपने ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया है, चांसेस 90-95% यही रहते हैं कि आपका सिलेबस वो लोग जनवरी एंड तक खींचते हैं। तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेबस जनवरी तक जाएगा तो फिर आपके पास रिवीजन और टेस्ट का टाइम नहीं रहेगा। अगर आपने एक साल पहले ज्वाइन किया है तब तो आपका सिलेबस हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक, अदरवाइज वो बहुत लंबा सिलेबस खींचते हैं। तो उस कंडीशन में भी इवन इफ यू आर हैविंग द ऑफलाइन क्लासेस, इफ यू हैव जॉइंड द ऑफलाइन क्लासेस, तब भी आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सीरीज रहनी चाहिए जिसको आप देख सकें, राइट। नाउ यू मे से कि सर यूट्यूब से कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सजेस्टेबल नहीं है। सजेस्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी चीज आपको सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलती है, आपको बहुत सारी चीज इधर उधर से ढूंढनी पड़ती है, ओके। तो इसलिए जहां पर भी सिस्टमैटिक वे में है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी टाइम की कमी है, बाकी आपके पास कोई कमी नहीं है, टाइम की बस कमी है। उस टाइम को सही यूटिलाइज करना जरूरी है, राइट। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले उसके वीडियो लेक्चर्स देखिए, आप उसके कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपने पहले देख के रखा है, आपने पहले कंसेप्ट समझे तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर्स 3 to 4 आवर्स में देखिए, एंड देन 3 to 4 आवर्स आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। अब नाउ यू में से कि सर आपके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और कहां पर आके ब्रेक लगाने है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम एक टॉपिक तो करते हैं, अब उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलते रहते हैं। लेट सपोज एक टॉपिक हमने सिंपल स्ट्रेस का किया, उसके बहुत सारे सब क्वेश्चन मिलते हैं, गेट के PYQs मिलते हैं, IAS के PYQs मिलते हैं, XC एग्जाम जो होती है उसके PYQs मिलते हैं, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल हम जमा कर लेते हैं, रिसोर्सेज हम नो डाउट बहुत सारी जमा कर लेते हैं, इतनी सारी कर लेते हैं कि फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो अब वो एक टॉपिक पे हमको मजा आने लगता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसी के क्वेश्चंस उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा टाइम निकल जाता है। तो आपको कहाँ पर जाके ब्रेक लगाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने जितने दिन उसके लिए अलॉट किए हैं वहां पर जाके आप उसमें ब्रेक लगा दीजिए। क्वेश्चंस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, अभी फिलहाल आपको क्या क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले आप गेट के PYQ सॉल्व करिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है गेट के PYQs, गेट मैकेनिकल के PYQs और गेट XC के PYQs, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जरूरी आपका यही चीज है। एंड देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप IAS में भी जा सकते हैं, देन उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप दूसरी एग्जामिनेशंस में इसरो के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस आप उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आपको ये 2 चीज करनी है। एंड देन उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो उसको आप जा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स कि पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नेसेसिटी को फुलफिल करने में होनी चाहिए, वो आपकी लग्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 15 to 20,000 रुपीज़ है, मान लो की बात, तो आपका जो पहला प्रायोरिटी होगा कि भाई एक अच्छा सा घर हो जाए, एक खाने पीने का ठीक ठाक इंतजाम हो जाए, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े हो जाए, रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं वो आपकी प्रायोरिटीज रहती है, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी आपको सबसे पहले फुलफिल करना है। हम करते क्या है, एक और जो गलती रहती है, हम कोई एक टॉपिक पकड़ा, उसका हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसके हम कलेक्ट करते हैं यार ये इंस्टीट्यूट हमको एडवांस क्वेश्चंस दे रहा है, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा हमारा लग जाता है। किसी चीज़ की मनाही नहीं है, सब चीज़ आप प्लान के साथ करिए। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए गेट PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करना, XC के PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करना। इतना आपका हो जाता है तो फिर आप दूसरे क्वेश्चंस में जाइए, और वो भी कब जाइए, जब
बाकी अगर आपका टाइम वहां पर परमिट करता है तब आप जाइए, अदरवाइज जब आप रिवाइज करेंगे तब उसमें जा सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप नेसेसिटी पहले देखिए, और गेट पीवाईक्यूज वगैरह क्या रहते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। 60 to 70% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो नेसेसिटी वाला पार्ट जो है 60-70% मार्क्स वाला, उसको आप कंप्लीट करिए एंड देन उसके बाद एडवांस लेवल में जाइए, क्योंकि वो फिर हाई लेवल के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट 10 to 15 मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करता है, नो डाउट रहते हैं वो, बट नेक्स्ट 10 to 15 मार्क्स के लिए 60 मार्क्स के 60-70 मार्क्स के ऊपर जाना है आपको, तब उतने हाई लेवल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे पहले ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए 60-70 मार्क्स हम टारगेट करें, नेसेसिटी जितनी है उतने क्वेश्चंस करें एंड देन उसके बाद लग्जरी में जाएं, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस में जाएं। आई होप दिस मेक्स सेंस, यस, ठीक है। तो उसमें कि हम क्वेश्चंस करें, मैं आपको अभी टूल भी बताऊंगा, बेस्ट टूल बताऊंगा जो ये सारी चीज आपकी प्रॉपर मैनेज कर सकता है, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें एंड देन उसके बाद हम जब रिवीजन में आएंगे तब उस टॉपिक को फिर बाकी के क्वेश्चन, रिवीजन भी जो आपको करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन वाइज करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर बार हम रिवीजन का मतलब समझते हैं कि हमने जो नोट्स बना के रखे उसको बस पढ़ लेते हैं, हम सोचते रिवाइज हो गया, नहीं, रिवीजन आपको करना है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस और इन द फॉर्म ऑफ गिविंग टेस्ट। आप या तो टेस्ट दीजिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या ज्यादा से ज्यादा उसमें के और क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरे सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका उसमें रिवीजन होगा। आई होप दिस मेक सेंस, यस। सो दिस शुड बी योर होल स्ट्रेटेजी, ठीक है, राइट। नाउ टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली, एक तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया जो कि आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, देन उसके बाद आती है इसमें एक्यूरेसी एंड देन उसके बाद आती है आपकी टाइमिंग, है ना। ये दो चीज पे अभी एक्यूरेसी और टाइमिंग पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक्यूरेसी शुड बी द हैबिट, एक्यूरेसी हमेशा आपकी हैबिट में होनी चाहिए। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करें, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सॉल्व कर लिए एंड देन उसके बाद हाँ ठीक है सर बन जाएगा हमसे तो छोड़ दिए, फिर दूसरा क्वेश्चन किए हाँ ठीक है इसमें ये कंसेप्ट लगे बन जाए। यहाँ अगर आप इस तरह से करेंगे कभी आप एक्यूरेट नहीं हो सकते, है ना। जब तक आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आपको आपकी गलतियां पकड़ में नहीं आती। कई बार हम कैलकुलेशन करने में या कैलकुलेटर चलाने में कई सारी मिस्टेक करते हैं, कई बार एज इट इज डेटा को लिखने में मिस्टेक करते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, और क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, आंसर लाते तक सॉल्व करना है, वहां पर टिक करना है, तभी आपकी एक्यूरेसी इसमें डेवलप होती है। टाइमिंग इज नॉट अ बिग डील, टाइमिंग बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जैसे साथ साथ में जैसे टेस्ट देते हैं या फिर आप जनवरी मंथ में अगर आप टेस्ट देना शुरू करते हैं जब भी, तो आपको धीरे धीरे वो चीज अंदाजा हो जाती है कि आपको कितने टाइम में क्या क्या चीज करनी है और किस पॉइंट के बाद आपको क्वेश्चन में रुकना है, आपको समझ में आ जाता है अगर आप सही तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं तो टेस्ट की अगर आप सही एनालिसिस कर रहे हैं तो वो टेस्ट की एनालिसिस आपको हर एक चीज बता देगी कि हम कहाँ पर आपको टाइम ज्यादा कम लगना था, जहां आपने ज्यादा टाइम लगा दिया। तो वो चीज धीरे धीरे आपकी नो डाउट वो सेटल हो जाती है। एक्यूरेसी में ध्यान देना भी आपका ज्यादा जरूरी है। Now the best tool which you can use for solving the questions for your preparation is MacGPT, जो कि आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Now the reason I am saying is not just कि हमारा एप्लीकेशन है, you will realize this very very soon and you will realize कि इस तरह के फीचर्स जो चीज हम दे रहे हैं ये और कोई नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता। एंड ईच एंड एवरीथिंग किस तरह से आपको बहुत सिस्टमैटिक वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, I will tell you। So when you install this particular application and open this particular application, you will get here the topic wise practice. This is very very important thing for you, ठीक है। now here when you go and कोई भी सब्जेक्ट, लेट सपोज आप थर्मोडायनेमिक्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। now हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, हर एग्जामिनेशन के जितने भी एग्जामिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होती है, हर एग्जामिनेशन के वेदर इट बी गेट, आईएएस, एक्सी, सीएसई, इसरो, एसएससी, जेई, हर तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर टॉपिक में। देन वर्क एंड हीट, देन फर्स्ट लॉ, यू कैन सी दी, राइट, ठीक है। ना इसमें आप किसी में भी लेट सपोज जाते हैं, लेट सपोज आप इसमें जा रहे हैं गेट एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर आपको देखो अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड, देन करेक्ट, इनकरेक्ट और फ्लैग्ड, ये सारे क्वेश्चंस को की कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पर मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं जो आपको बोल रहा था, मैन इनिशियली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लेट सपोज आप ऑल में गए और ऑल में आप लेट सपोज कुछ एक क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी इसमें मिल जाएंगे, ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर लेट सपोज आप इसको फिनिश करते हैं, ये मैंने फिनिश किया इसको, एंड देन फॉर द नेक्स्ट टाइम एक तो यहाँ आपको एनालिसिस यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आपको सॉल्व करना है तो हो सकता है जो क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है वापस हर बार सॉल्व करना,
ठीक है, अब आपको जब रिवाइज करना है तो आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उसमें जाइए। तो ये चीज मैं आपको जो बोल रहा था ना कि आपको अपना टाइम फ्रेम अलॉट करना है कि लेट सपोज आपको 3 दिन के अंदर अंदर इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं आप सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद वाइंड अप करिए, नेक्स्ट टॉपिक में जाइए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको वाइंड अप करिए, उसके अगले टॉपिक में जाइए। फिर जब आपको टाइम मिलता है या जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिवीजन की बारी आती है, तब जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट पहले नहीं किए, उन क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व करिए। राइट, ठीक है। जब रिवीजन आप जब करेंगे उसमें जो आपके पहले जो रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये आपको एंड टाइम में दिसंबर जनवरी मंथ में जब आप रिवाइज करेंगे तब आप कहां पर मिस्टेक किए हैं, उन मिस्टेक्स को आपको देखना है, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं उन क्वेश्चंस को भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका वो रिविजन कहीं ज्यादा होगा इन सारे रिविजन से। जो हम नॉर्मली रिवीजन करते हैं ना कि इसको रिवाइज कर लिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उससे बेटर होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स देखिए। इसमें आप हर एक क्वेश्चन में अपनी यहाँ पर मिस्टेक्स भी स्पेसिफाई करते हैं। लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन लेट सपोज आप गलत करते हैं, ये मैंने गलत किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपनी मिस्टेक स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मैं कंसेप्ट में गलत था या मेरी एक्यूरेसी रॉन्ग थी या जो भी था, वो सारी मिस्टेक आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो मिस्टेक है आपकी, उस मिस्टेक के हिसाब से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आई होप दिस मेक सेंस। यस, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस फिर गलत हैं उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिए। आपको लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अगर आपने सही किए तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस करिए, नहीं तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस करिए। जो क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व नहीं किए, जो राइट है वो आप देख सकते हैं, रॉन्ग है जो आप देख सकते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एनालिसिस पार्ट। इसमें आपको आपकी सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस मिलती है। ये यहाँ पर जब आप देखते हैं व्यू एनालिटिक्स में, तो आपको आपकी सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक्स मिलती है कि आप डेली बेसिस में आपकी कितनी एक्यूरेसी और कितनी इंप्रूव हो रही है। और प्लस हर एक टॉपिक की, जैसे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स की ओपन किए, तो उसमें सेकंड लॉ की, अवेलेबिलिटी की, आपकी कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, ईच एंड एवरी डिटेल यू विल गेट हियर। सो दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट प्रिपरेशन। जो मैं स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करता हूँ वो स्मार्ट प्रिपरेशन है। अदरवाइज हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा स्मार्ट वर्क बहुत कम लोग करते हैं। एंड आप किसी भी टॉपर का अगर आप इंटरव्यू देखें या किसी भी टॉपर के अगर आप हिस्ट्री देखें, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं भले ये टूल का यूज ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसी मेथड से वो प्रिपरेशन करता है। कि अब वो मार्क फॉर रिव्यू जो मैंने बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में नहीं बन रहे, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार में नहीं बने, उन क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा रहते हैं। तो लेट सपोज ये मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया या क्वेश्चन फ्लैग कर दिया। मार्क फॉर रिव्यू नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन को फ्लैग कर दिया मैंने, फ्लैग लगा दिया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बनता है। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आप सिर्फ इस फ्लैग्ड क्वेश्चन को करिए, या जो रॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो दिस मेक्स आपकी एक बहुत ही वेल प्लान्ड वे में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद एनालिटिक्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको इंप्रूव करना है। देन टॉपिक वाइज एनालिटिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। हर एक एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, लेट सपोज गेट दे रहे हैं, तो गेट की भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। और हर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी टेस्ट आप देना चाहे और इसकी कंप्लीट जिस तरह की का जो पैटर्न गेट एग्जामिनेशन में होता है उसी तरह का पैटर्न आपको यहाँ पर मिलता है। देन कम्स द डाउट पार्ट। डाउट भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फीचर है, बहुत यूनिक फीचर है। ये सारे फीचर्स जो मैं आपको बताऊँ बहुत यूनिक फीचर है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम गेट इंडस्ट्री में कोई यूज कर रहा है। राइट, डाउट में भी आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड यू हैव टू पोस्ट एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। So what you need to do is just go to this particular doubt section। यहाँ पर डाउट में आपको कैमरा मिलेगा, गैलरी मिलेगी, टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा और एआई का भी आपको इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में लेट सपोज आपको डाउट है, आपने ये कैमरा स्टार्ट किया। ठीक है, ये एक PYQ की बुक है मेरे पास, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, इसको मैं क्रॉप करूंगा, दैट्स इट। इतना सिंपल है। राइट, ये अपने आप ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा, मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अगर मुझे वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। मान लो कि आज मुझे सॉल्यूशन में कुछ डाउट है, तो यहाँ पर मैं एआई से भी पूछ सकता हूँ, आस्क एआई। यहाँ पर आप जाके जो भी आपके डाउट्स है उस पर्टिकुलर चीज से उसको आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं इफ यू आर सब्सक्राइब यूजर्स। राइट, सो दिस इज दैट सिंपल। बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आप टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए।
तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर थिंग, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मैक जीपीटी, या फिर हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं sngateacademy.com, या फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही साथ इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, आपको अगर वीडियो लेक्चर्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपको कंप्लीट 400 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और प्लस टेस्ट सीरीज एंड दिस पर्टिकुलर एआई इंटरफेस, दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और आगे इसमें एआई के भी बहुत सारी चीजें आएगी, जो आप मिस्टेक्स स्पेसिफाई करते हैं उससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो उसमें कई सारी चीजों में काम चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपकी स्ट्रेटेजीज बनाने में लास्ट 4 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए। अगर अच्छा लगा हो बच्चों ये वीडियो, तो उसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।